हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। तो आज हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग के टॉपिक को इस सेशन में कवर करने वाले हैं। एंड मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग। सबसे पहले हम फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग के प्रोसीजर को समझेंगे। उसके बाद आपको इजीली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन क्या है समझ आ जाएगी। तो हम इसके प्रोसीजर को समझते हैं डिटेल में। प्रोसीजर ऑफ फैक्टरिंग, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, क्लाइंट, कस्टमर एंड फैक्टर। क्लाइंट को हम सेलर भी कहते हैं, कस्टमर बायर एंड फैक्टर जो हमारा फाइनेंसर होगा। आज के टाइम में कोई भी पर्सन है उसको क्रेडिट पे भी गुड्स क्या है सेलर को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। कोई भी पर्सन है अगर उसके पास कैश नहीं है वो अपने सेलर को जाके बोलता है कि आप मुझे गुड्स क्रेडिट पे दे दो। सेलर भी बोलता है ठीक है, आप मेरे से गुड्स क्रेडिट पे ले लो, पर आप मुझे एक इनवॉइस जनरेट करके दे दो कि आप इतने मंथ्स बाद क्या है मुझे पेमेंट कर दोगे। बट सेलर का भी इसमें रिस्क है, क्योंकि अगर नहीं इन केस बायर नहीं पेमेंट करता है सेलर को लॉस है, वो बैड डेट्स में चले जाएंगे उसके पैसे। सेकेंडली, सेलर अपने उसको क्रेडिट पे गुड्स तो दे देगा बट सेलर अपने डे टू डे एक्सपेंसेस कैसे करेगा, कैसे अपने खर्चे करेगा, उसको रिस्टॉक भी तो करना है जो माल उसने बेच दिया है। तो सेलर क्या है, एक फैक्टर को अपॉइंट करता है जो उसको 80 to 90% अकाउंट रिसीवेबल्स के ऊपर या इनवॉइस के ऊपर अमाउंट इंस्टेंट कैश प्रोवाइड कर देगा, जिससे सेलर क्या है अपना डेली स्टॉक जो उसने बाय करना है, जो अपने डेली डे टू डे एक्सपेंसेस करने हैं वो उस अमाउंट के साथ कर सकता है। तो इसमें क्या है, वो फैक्टर अपॉइंट करके उसको कमीशन पे कर देता है। अगर हम एक एग्जांपल लेके के बात समझे इस प्रोसीजर को, अगर सेलर मिस्टर सुमित है, कस्टमर मिस्टर अमित है। मिस्टर अमित कहते हैं मेरे पास अभी इंस्टेंट कैश नहीं है, आप मुझे गुड्स क्रेडिट के ऊपर दे दो। सेलर कहता है ओके, आप मेरे से गुड्स क्रेडिट पे ले लो, पर मुझे एक इनवॉइस जनरेट कर दो कि मैं इतने मंथ बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। अमित कहते हैं ओके, आप मेरे से एक इनवॉइस ले लो, मुझे 1 लाख की गुड्स क्रेडिट पे दे दो। बायर का तो बेनिफिट हो गया, उसने 1 लाख की गुड्स क्रेडिट पे ले ली क्योंकि उसके पास कैश नहीं था। अब सेलर को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए पैसे तो चाहिए, वो एक फैक्टर अपॉइंट करता है। फैक्टर क्या होता है, जो कोई भी कमर्शियल बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंस्टेंट कैश प्रोवाइड कर देते हैं उनको एज ए फैक्टर कंसीडर किया जाता है। तो सेलर फैक्टर के पास जाते हैं, ये मेरे पास इनवॉइस है 1 लाख का, आप मुझे इस बेसिस पे पेमेंट दे दो। फैक्टर सारा कुछ चेक करके सारी टर्म्स एंड कंडीशंस देख के 80 to 90% के अमाउंट के बीच में क्लाइंट को पैसे दे देता है कि आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस कर लो। बट जो बाकी का 10% है, जब मुझे बायर से पेमेंट आ जाएगी मैं आपको पे कर दूंगा अपना कमीशन काट के। तो ये कंडीशन सेलर को भी ओके जाती है, क्योंकि उसको हाफ ऑफ द अमाउंट रिकवर होगी इन केस बायर डिफॉल्टर बन जाता है। और अगर फैक्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है तो सेलर को वो भी बर्डन नहीं है। तो सेलर वो अमाउंट लेके अपने डे टू डे एक्सपेंसेस में बिजी हो जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं कि उसकी बाकी के अमाउंट जब आनी होगी उसको पता है वो रिकवर करके फैक्टर से के पास से उसके पास आ जाएगी। तो अगर हम बात करें इसमें पेमेंट अप टू 80% इनिशियली, जो उसके बाद जब जैसे ही बायर से उसको पेमेंट आ जाती है फैक्टर को, फैक्टर अपना कमीशन काट के बाकी का जो बैलेंस ऑफ अमाउंट है सेलर को पे कर देता है। अगर उसने 80,000 पे किया था इनिशियली इनवॉइस सबमिट करने के बाद सेलर के, तो बाकी का 20,000 जब उसको बायर से रिसीव हो जाएगा उसमें से वो अपना जितना भी कमीशन दोनों के बीच में एग्री हुआ होगा फैक्टर एंड क्लाइंट के बीच में, वो कमीशन काट के बाकी का पैसा क्लाइंट को दे देगा। इसमें प्रोसीजर में तीनों को बेनिफिट हो जाता है। क्लाइंट को इंस्टेंट कैश मिल जाता है अपने डेली एक्सपेंसेस करने के लिए, फैक्टर को प्रॉफिट मिल जाता है, कमीशन मिल जाता है, कस्टमर क्रेडिट के ऊपर गुड्स ले लेता है। जब उसके पास फंड्स आ जाते हैं गुड्स बेच के, वो क्या है फैक्टर को पेमेंट कर देता है। अगर हम इससे इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ बिजनेस वुड सेल इट्स अकाउंट रिसीवेबल मीन्स सेलर अपने अकाउंट रिसीवेबल अपना इनवॉइस थर्ड पार्टी मीन्स फैक्टर को बेच देता है अपनी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए।
उसको फैक्टर बोला जाता है। फैक्टर बहुत यूजेबल सर्विस था। इससे क्या है, तीनों पार्टीज का उसकी नीड्स फुलफिल हो पा रही थी, इसलिए फैक्टरिंग क्या है बहुत कॉमनली यूज होने लग गया था। इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, डेटर जो गुड्स बाय करेगा, क्लाइंट जो सेल करेगा, फैक्टर फाइनेंसिंग मीन्स कमर्शियल बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एज ए फाइनेंसर क्या है फैक्टरिंग में काम करेगा, उसको फैक्टर बोला जाता है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, इसमें बैड डेट्स का रिस्क सेलर के लिए कम हो जाता है अगर फैक्टर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। वो अपने फंड्स जो उसको फैक्टर के पास से मिलते हैं, वो उसको क्या अपने डे टू डे ऑपरेशंस में यूज करना स्टार्ट कर देता है। उसको ये टेंशन नहीं है कि मुझे पेमेंट कलेक्ट करनी है डिफरेंट डिफरेंट बायर से। अगर उसने फैक्टर अपॉइंट कर लिया और फैक्टर ने अगर इनके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अगर डूब भी जाते हैं तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लूँ, तो उसमें सेलर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस या अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में बिजी हो जाएगा। वो इन छोटे छोटे पैसों को कलेक्ट करने के लिए बायर टू बायर उसको जाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी ग्रोथ पे फोकस करेगा। तो ये सारे फैक्टर के बेनिफिट्स आ जाते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, रिकोर्स फैक्टरिंग जो इसकी सबसे पहली टाइप है। रिकोर्स फैक्टरिंग में इन केस बायर बेड डेट बन जाता है, नहीं पे कर पाता है, इंसॉल्वेंट बन जाता है, उसका सारा लॉस सेलर के पास चला जाएगा। जो फैक्टर ने सेलर को पैसे दिए होंगे एडवांस में, अकाउंट रिसीवेबल दिखा के या इनवॉइस दिखा के, वो सारे सेलर को क्या है फैक्टर को वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि बायर फैक्टर को पैसे पे नहीं कर पाता, वो इंसॉल्वेंट बन जाता है, उसमें सेलर को सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे फैक्टर को। अगर इसके ऑपोजिट हम नॉन रिकॉर्ड्स की बात करें, नॉन रिकॉर्ड्स में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर ले लेता है कि मैं कमीशन ज्यादा चार्ज करूंगा, बट आप मुझे मैं कमीशन ज्यादा चार्ज करूंगा, आप मेरे को ज्यादा पे कर दो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इन केस डिफॉल्टर बन जाता है बायर, इसमें सेलर का कोई लेना देना नहीं है, सेलर अपनी इनिशियली अमाउंट सारी ले लेगा। अगर बायर नहीं पे करता है तो फैक्टर सेलर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उनके बीच में बायर सेलर और फैक्टर के बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो चुका है कि अगर वो डिफॉल्टर बन गया तो वो सारा उसके ऊपर फैक्टर के ऊपर आएगा। सेलर अपने स्टार्टिंग में पैसे लेके अकाउंट रिसीवेबल दिखा के अपने आपको उस चीज से बाहर कर लेगा, सारा एट द एंड जो पे करना पड़ेगा वो फैक्टर को करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होएगा कोई भी अगर डिफॉल्टर हो जाता है। रिकॉर्ड्स में लेस कमीशन होता है क्योंकि सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है, बट नॉन रिकॉर्ड्स में जो रिस्पॉन्सिबल तो होता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए वो कमीशन ज्यादा हाई करता है। अगर इन केस वो डिफॉल्टर बन जाता है तो कमीशन से जितना उसका रिकवर हो रहा हुआ वो कर लेगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी टाइप की बात करें, डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग। डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग में क्या होता है, जो इनवॉइस के ऊपर ऑलरेडी मेंशन होता है कि कौन सा फैक्टर है, वो पता होगा बायर को कि बायर ये सेलर को पेमेंट कर रहा है एडवांस में ही, इसमें कुछ भी ये नहीं है कि अनडिस्क्लोज्ड रहेगा, सब कुछ मेंशन इनवॉइस के ऊपर होएगा। पर अगर इसके ऑपोजिट अनडिस्क्लोज्ड की बात करें, अनडिस्क्लोज्ड में कुछ भी मेंशन नहीं होता, ना ही पता होता है बायर को कि कौन सा फैक्टर है वो पॉइंट किया भी है सेलर ने या नहीं, इसके ऊपर इनवॉइस के ऊपर कुछ मेंशन नहीं होएगा। नेक्स्ट अगर इसकी टाइप की बात करें डोमेस्टिक फैक्टरिंग में की, डोमेस्टिक फैक्टरिंग में 3 पार्टीज होती हैं जो हमने अभी लास्ट डिस्कस की हैं, डेटर, क्लाइंट एंड फैक्टर। तीनों सेम कंट्री में रह रहे होंगे, उसको डोमेस्टिक फैक्टरिंग बोला जाता है। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में 4 पार्टीज आ जाती हैं जो हम आगे इसी सेशन में फॉरफिटिंग में डिस्कस करेंगे, तो आप इस सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम फॉरफिटिंग को भी इसी सेशन में कवर करने वाले हैं। तो एक्सपोर्ट फैक्टरिंग यही हमारा फॉरफिटिंग का कंसेप्ट आ जाता है। इसमें एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, एक्सपोर्ट फैक्टर, इंपोर्ट फैक्टर 4 पार्टीज है जिसको हम आगे इन डिटेल में विद प्रोसीजर समझेंगे। नेक्स्ट इसकी टाइप है एडवांस फैक्टरिंग। इसमें जो फैक्टर है पहले ही एडवांस में सेलर को पेमेंट दे देता है, जो उसके अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर से जो भी उसको अमाउंट देनी होती है। बट मैच्योरिटी फैक्टरिंग की बात करें, मैच्योरिटी फैक्टरिंग में कोई एडवांस पेमेंट नहीं जाती, या तो जो भी बायर ने बोला होगा सेलर को कि मैं इस डे को पेमेंट करूंगा उस डे को पेमेंट होगी, या जब उसको अगर पहले मिल जाएंगे तो क्या है फैक्टर उसको पहले भी पे कर सकता है।
दो मैच्योरिटी में कोई भी एडवांस पे नहीं होगा, एडवांस फैक्टरिंग में के पहले ही पे हो जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स थी फैक्टरिंग की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम इसके फॉरफिटिंग के प्रोसीजर की बात करें, मैंने ऑलरेडी बोला है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग को ही फॉरफिटिंग के कंसेप्ट में हम कंसीडर करते हैं। इसमें 4 पार्टीज होती है, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, इंपोर्टर बैंक एंड एक्सपोर्टर बैंक। इसमें अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझे, एक्सपोर्टर अगर इंडिया है, वो यूएसए में बैठे बंदे को गुड्स सेल कर रहा है कि मैं आपको गुड्स सेल कर दूंगा, बट इंडिया को तो श्योरिटी नहीं है ना कि उसको पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। उसने गुड्स तो भेज दी बट उसको श्योरिटी नहीं है, अगर आ भी जाएंगे तो लेट आएंगे, तो अगर वो अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन या नेक्स्ट स्टॉक को कैसे रीस्टॉक करेगा। इसीलिए फॉरफिटिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें अगर इंडिया ने गुड्स सेल कर दी यूएसए को 10 लाख की सेल कर दी, उसने उसको गुड्स भेज दी, उसके बाद जो इंपोर्टर है वो अपने इंपोर्टर फॉरफिटिंग बैंक के पास जाता है कि मुझे आप एक बैंक गारंटी इशू करो, मैंने इंडिया में अपने एक्सपोर्टर को भेजनी है कि मैं आपको इतने टाइम तक पेमेंट कर दूंगा। बैंक सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, इंपोर्टर का बैंक सारी टर्म्स एंड कंडीशन चेक करके जेन्युइन ट्रांजैक्शन है उसके बाद एक बैंक गारंटी इशू कर देता है। इंपोर्टर वो डॉक्यूमेंट क्या है सेंड कर देता है एक्सपोर्टर को कि ये लो एक बैंक गारंटी मैं आपको भेज रहा हूँ कि मैंने आपको गुड्स आपसे ली है और इतने टाइम तक मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। इंपोर्टर ने भेज दिया जैसे ही उसको डॉक्यूमेंट, तो जो एक्सपोर्टर है वो डायरेक्टली वो जो बैंक गारंटी होगी अपने बैंक को जाके बोल देगा कि ठीक है ये लो, मैंने इसको इंपोर्टर को गुड्स सेल की थी और उसने मुझे बैंक गारंटी दे दिया, आप मुझे पेमेंट दे दो। जैसे ही वो अपना बैंक सारा गारंटी सबमिट करेगा, उसके बाद जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो उसको पेमेंट कर देगा कि ये लो आपकी ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, आप मेरे से पैसे ले लो और अपना जो आपने फ्यूचर के एक्सपेंसेस करने हैं, अपने स्टॉक को रिस्टॉक करना है वो आप कर लो, मैं अपनी अमाउंट अपने आप रिकवर कर लूंगा। तो इसमें उसको सारी पेमेंट मिल गई थ्रू बैंक मिल गई, और उसके बाद जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैच्योरिटी पे जो एक्सपोर्टर का फॉरफिटिंग बैंक है वो इंपोर्टर के फॉरफिटिंग बैंक को भेज देगा कि मैच्योरिटी डेट आ गई है, आप मुझे अब पैसे दे दो। उसके बाद मैच्योरिटी डेट पे सारे पैसे इंपोर्टर का फॉरफिटिंग बैंक एक्सपोर्टर को दे देगा। इससे चारों पार्टीज का बेनिफिट है, एक्सपोर्टर को अपनी डेली एक्सपेंसेस के लिए पैसे मिल गए और प्लस उसको क्या है एक श्योरिटी मिल गई कि एक्सपोर्ट करना सेफ है और मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे पेमेंट बैंक के थ्रू मिल जाएगी। और जो एक्सपोर्टर का फॉरफिटिंग बैंक है वो 100% फाइनेंस क्या है एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करता है। अगर हम फैक्टर की बात करें उसमें सिर्फ 80 to 90% अमाउंट क्या है फैक्टर प्रोवाइड करता था, बट इसमें 100% एक्सपोर्टर को अमाउंट प्रोवाइड की जाती है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो इसलिए अपने एक्सपोर्ट को कंटिन्यू रखता है कि उसको पता है उसको पैसे अपने उसके बैंक से मिल जाने हैं जैसे ही वो बैंक गारंटी सबमिट करता है। इंपोर्टर को क्रेडिट के ऊपर से गुड्स मिल जाती है इंडिया से, तो चारों को बेनिफिट हुआ। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझे, द एक्सपोर्टर सरेंडर इट्स राइट टू रिसीव अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड टू इट फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम द फॉरफिटर। इसमें एक्सपोर्टर को अपनी बैंक गारंटी इशू करके अपने बैंक से पैसे मिल जाते हैं, तो उसको बेनिफिट रहता है और इंपोर्टर को क्रेडिट के ऊपर गुड्स मिल जाती है। तो दोनों पार्टीज काम करती है, तो दोनों में से एक पार्टी कोई ना कोई इंडिया में होती है और एक फॉरेन में होती है। तो ये फॉरफिटिंग का कंसेप्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें ये पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, इससे कैश फ्लो बना रहता है, ठीक है। अगर उसने ज्यादा अमाउंट की गुड्स सेल कर दी तो उसको एटलीस्ट टेंशन नहीं है कि हाँ मेरे पास मेरा पैसा ब्लॉक हो गया है और मैं कहाँ से गुड्स, उसको कैश फ्लो का सिस्टम उसका मेंटेन रहेगा, उसको बैंक से अगर पैसे मिल गए वो लार्ज ट्रांजेक्शन्स कर पाएगा, एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएगा, उसको क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम हो जाएगा कि पहले मैं
नहीं, अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स, ये सारी उसकी जो बर्डन्स है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेलिटीज करने की बैंक के पास खत्म हो जाती है। उसको सिर्फ एक बैंक गारंटी देनी होती है जो उसको उतने इंपॉर्टर से मिल जाती है। वो अगर जैसे ही उसने वो सबमिट कर दी, उसको कोई टेंशन नहीं रहेगी, उसको उसके पैसे साथ के साथ मिल जाएंगे। वो मैक्सिमम मार्केट में एक्सप्लोर करके अपनी गुड्स को क्या है सेल करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। और ये जो एग्रीमेंट होता है एक्सपोर्टर इन इम्पोर्टर को, उसको वो कस्टमाइज भी बना सकते हैं। उसमें कोई रिजिडिटी मीन्स वो कुछ फिक्स नहीं है कि हमने ऐसे ही गुड्स खरीदनी है, ऐसे ही बेचनी है। जो कंफर्टेबल होगा दोनों पार्टीज क्या है अपनी कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको न्यू एग्रीमेंट को बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके टाइप की बात करें, सबसे पहले इसकी टाइप क्या है, रिकोर्स फैक्टरिंग में। इसमें सारा बर्डन एक्सपोर्टर के पास रह जाता है अगर इंपोर्टर नहीं पेमेंट करता है। इसमें बैंक कोई बर्डन नहीं लेता है, बैंक कहता है कि मैं कोई बर्डन नहीं ले रहा। अगर इन केस इंपोर्टर फेल हो जाता है पेमेंट करने में, तो सारा जो लॉस है इसमें एक्सपोर्टर बियर करेगा, इसमें कोई भी बैंक बियर नहीं कर रहा। नॉन रिकॉर्स फॉरफिटिंग में सारा बर्डन बैंक लेता है, बैंक सारी पेमेंट कर देता है, बट जो बर्डन है वो बैंक के पास चला जाता है। एक्सपोर्टर को कोई बर्डन नहीं रहता, वो अपनी नेक्स्ट या जो भी फ्यूचर डीलिंग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, कोई उसका कोई लेना देना नहीं है इसमें एक्सपोर्टर का। नेक्स्ट अगर हम इसके टाइप की बात करें, फुल फॉरफिटिंग। फुल फॉरफिटिंग में उसको इंस्टेंट कैश मिल जाता है एक्सपोर्टर को, बट एट ए डिस्काउंट रेट, कि मैं आपको पूरी अमाउंट दे दूंगा बट क्या है आपको डिस्काउंट पे मिलेगी। बट लिमिटेड फॉरफिटिंग में क्या है सिर्फ कुछ अमाउंट मिलती है, तो एक्सपोर्टर का रिस्क रहता है, उसको फुल अमाउंट नहीं मिलती है उसके अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर, तो उसको रिस्क रहता है कि उसको पेमेंट मिलेगी भी नहीं, इसमें रिस्क रहेगा ही। पर फुल फॉरफिटिंग में उसका कोई रिस्क नहीं है, उसको उसकी पेमेंट डिस्काउंट रेट में मिल जाती है, तो उसको कोई टेंशन नहीं होती। नेक्स्ट इसकी टाइप की बात करें, फिक्स्ड रेट फॉरफिटिंग। फिक्स्ड रेट में क्या है, एक्सपोर्टर को पता होता है कि उसको कितने अमाउंट मिलने वाली है, उसको कोई ये नहीं है कि कोई अनसर्टेनिटी है कि हाँ मुझे कितनी मिलेगी कितनी नहीं। क्योंकि जो फ्लोटिंग रेट ऑफ फॉरफिटिंग वाली टाइप है फॉरफिटिंग में, उसमें इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या है उसको अमाउंट मिलती है। अगर इन केस इंटरेस्ट रेट बढ़ गया फ्यूचर में तो एक्सपोर्टर को लॉस हो जाएगा। इन केस इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो एक्सपोर्टर को प्रॉफिट हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी फ्लोटिंग रेट ऑफ फॉरफिटिंग में रहेगी, बट फिक्स रेट ऑफ फॉरफिटिंग में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। उसको पहले से ही पता होगा एक्सपोर्टर को कि अगर मेरे को 10 लाख मिलने हैं तो मुझे 10 लाख ही मिलेंगे। ये नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया या कम हो गया उसके बेसिस पे मुझे कोई अमाउंट मिलने वाली है। तो फिक्स में हमेशा अमाउंट फिक्स रहेगी, वो मुझे वर्ड से ही हमें क्लियर है। और फ्लोटिंग में क्या है, फ्लक्चुएट होती रहेगी, बढ़ गया घट गया उसके बेसिस पे ही हमें अमाउंट एक्सपोर्टर को मिलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं इसके डिफरेंस को डिस्कस करने वाले हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें क्या है उसको इंस्टेंट कैश मिल जाता है फैक्टर से जैसे भी वो इनवॉइस दिखाएगा, और एक्सपोर्टर को क्या है अपने बैंक से इंस्टेंट कैश मिल जाएगा जैसे ही वो बैंक गारंटी सबमिट करेगा। जो उसकी मैच्योरिटी ऑफ रिसीवेबल्स है वो 90 डेज की होगी फैक्टरिंग में, बट उसकी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स तक क्या है इसके पास होती है अपनी मैच्योरिटी के लिए। गुड्स इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज में डील होएगी, कोई कैपिटल गुड्स में डील नहीं होएगी। बट फॉरफिटिंग में क्या है कैपिटल गुड्स में डील होएगी। फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, फैक्टर सिर्फ 80 to 90% की अमाउंट के बीच में सेलर को पेमेंट करता है। जो 10% वो तब पेमेंट करता है जब उसको बायर से रिसीव हो जाती है, बट अपना कमीशन काट के वो बाकी की पेमेंट सेलर को करता है। इसमें 100% वैल्यू जितनी उसने अकाउंट रिसीवेबल होगी उसकी की सारी अमाउंट एक्सपोर्टर को मिल जाती है। रिकोर्स, फैक्टरिंग में रिकोर्स और नॉन रिकोर्स डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर। अगर तो दोनों के बीच में रिकोर्स का एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें सारा जो बर्डन है वो सेलर के पास चला जाएगा। अगर नॉन रिकोर्स का बर्डन होएगा तो उसमें सारा बर्डन फैक्टर के पास चला जाएगा, उसमें सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। पर फैक्टरिंग फॉरफिटिंग हमेशा नॉन रिकोर्स के ऊपर काम करता है क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट्स के ऊपर डीलिंग होती है। तो अगर 10-15 लाख के बीच में डीलिंग होगी, अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो कोई भी बंदा एक्सपोर्ट में ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा पैसा डूबने का डर है। तो पैसा डूबने के रिस्क को ही कम करने के लिए फॉरफिटिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसीलिए
ये हमेशा नो रिकोर्स होता है, सारा बर्डन क्या है फॉरफिटिंग बैंकर के ऊपर होता है, उसमें किसी और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता इन केस कोई भी अगर इम्पोर्टर डिफॉल्टर बन जाता है। इसके बिना अगर आपको कोई भी इस टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे नंबर भी मेंशन किया हुआ है, इस पे भी आप कोई भी बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में अपनी क्वेरी या कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।